हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 यूपी बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के पदों की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। ये पद शीर्षक जो है मीराबाई द्वारा रचित हैं। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो अपनी हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे। और जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है तो वो मेरे साथ इस बोर्ड में लिखे गए पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यह पता होना चाहिए कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की आराधिका थी। मीराबाई ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की क्या की है? भक्ति की है। तो जो पहला पद है वो इस प्रकार है। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। बच्चों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंदलाल का मतलब होता है नंद के पुत्र। हे नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उनका रूप कैसा है? मोर मुकुट, जो मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं। मकराकृति, मकराकृत माने होता है मछली के आकार के। कुंडल, जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने होता है बच्चों मस्तक, अरुण माने होता है लाल, तिलक तो जानते ही हैं, जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरति सांवरी सूरत, जिनकी मूर्ति माने होता है मूर्ति, मोहनी माने मन को मोहने वाली, जिनकी मूर्ति मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, जो श्यामल रंग के हैं। नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं या जो बड़े नेत्र वाले हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा, अधर माने होठों, उनके सुधा रस माने होता है सुंदर ओठों पर, मुरली राजत माने सुशोभित हो रही, जिनके सुंदर ओठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय में, बैजंती माने बैजंती की, जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने होता है छोटी छोटी, घंटिका माने घंटियां, छोटी छोटी घंटियां, जिनके कटि तट माने होता है कमर में, सुशोभित माने शोभित माने सुशोभित है, जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित है। नूपुर सबद रसाल, नूपुर माने होता है पायल, जो अपने पैरों में जो पायल पहने हैं उनके जो शब्द हैं, रसाल माने होता है आम, वो आम की तरह मीठे हैं, अर्थात उनकी ध्वनि, जो नूपुर भगवान श्री कृष्ण पहने हैं, उन नूपुर उन पायलों की जो ध्वनि है वो अत्यंत ही मन को मोहने वाली है, आनंदित करने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा कहती हैं कि मीराबाई क्या कहती है? मीरा प्रभु, मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण, जो सदैव संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों के प्रिय
श्री कृष्ण हैं, वे मेरे ऐसे श्री कृष्ण सदा सदा के लिए मेरे नेत्रों में बस जाइए। बच्चों, ये जो आपने पद पढ़ा है, यहाँ पर अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो मैम ने आपको बताया होगा बच्चों कि कैसे व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप क्या डालते हो व्याख्या करते समय बच्चों? सबसे पहले आप संकेत डालोगे, संकेत के बाद क्या डालेंगे आप? संदर्भ डालेंगे, और संदर्भ के बाद क्या लिखा जाता है बच्चों? व्याख्या। प्रसंग, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? प्रसंग, और प्रसंग के बाद बच्चों क्या लिखोगे? व्याख्या। और व्याख्या लिखने के बाद एक हेडिंग डालते हैं हम, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कई पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है भाषा। तो यहाँ पर जो बच्चों भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्या भाषा है? ब्रज भाषा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट पड़ता है इसके अंतर्गत, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट पड़ेगा भाषा। भाषा में क्या लिखोगे? ब्रज भाषा। भाषा के बाद रस, रस में लिखोगे बच्चों भक्ति रस। फिर इसके बाद छंद डालोगे। तो छंद जो है वो जो जितने भी मीरा के पद हैं उनमें छंद जो है वो गेय पद है। कौन सा है? गेय पद। फिर इसके बाद अलंकार आप लिखेंगे। अब जैसे अलंकार की अगर बात की जाए तो मोर, मुकुट, मकराकृत, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। तो आप अलंकार में क्या लिखोगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए बच्चों, हाँ इसमें जो है बच्चों वो जो है केवल क्या है? अनुप्रास अलंकार, रस, छंद, अलंकार। इसके बाद आप डाल दोगे शैली। शैली जो है बच्चों यहाँ पर गीति शैली है। कौन सी शैली है? गीति शैली। फिर इसके बाद बच्चों आप एक हेडिंग डाल सकते हो गुण। तो जहां पर भक्ति गुण रस होता है, जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर बच्चों डाला जाता है प्रसाद गुण। तो बच्चों ऐसे आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट्स लिख सकते हो। भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली, गुण, ये इसको बोला जाता है काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो बच्चों आया होगा समझ में? नहीं आया तो एक बार पुनः मैं इसकी व्याख्या पढ़ा रही हूँ। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जो मोर का मुकुट धारण करते हैं और जिनके कानों में, मकरा मैंने क्या बताया था? मैंने मछली के आकार के, जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हैं। अरुण तिलक दिए भार। भार माने बच्चों क्या बताया था? मस्तक। जो अपने मस्तक पर, अरुण माने होता है लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं। मोहनी मूर्ति, जिनकी मूर्ति जो है वो मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, जो श्यामल शरीर वाले हैं। नैना बने विशाल, जिनके नेत्र विशाल है अर्थात जो बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, जिनके अमृत से परिपूर्ण ओठों पर सदैव मुरली सुशोभित होती रहती है। उर बैजंती माला, और जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। बैजंती को बच्चों घुंघची भी बोलते हैं। जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी छोटी, जिनके कमर पर छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित है। नूपुर सबद रसा, और जिनके पैरों के पायलों के शब्द अत्यंत ही आनंद देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को सुख देने वाले।
भक्त वत्सल गोपाल, और भक्तों के प्रिय गोपाल हैं। ऐसे हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये जो पहला पद मैंने मीराबाई का आपको पढ़ाया है इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पद संख्या 2 पर। अब आप किसकी व्याख्या पढ़ेंगे? पद संख्या 2। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। बच्चों व्याख्या इस प्रकार होगी। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी मैंने राम नाम रूपी, राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। हे सखी मैंने तो राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्त अमूलक दी मेरे सतगुरु। ये जो राम नाम रूपी रत्न है, रूपी धन है, यह अमूल्य है और यह मुझे किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे वह राम रत्न रूपी धन प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो। गुरु की कृपा होने पर मुझे राम रत्न रूपी जो धन मिला है मैंने उसको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म अनेक जन्मों तक साधना करने के उपरांत मैंने राम रत्न रूपी धन की जो पूंजी है वो पा ली है। जग में सभी खोआयो। यद्यपि मैंने संसार में सब कुछ खो दिया है, संसार में सब कुछ खोने के उपरांत मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले। वो राम रत्न रूपी जो पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है उसे ना तो कोई खर्च कर सकता है, कोई चोर न ले और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवाल, वो दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन और बढ़ने वाली है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मेरे पास अब सत्य की नाव है और उस सत्य की नाव को चलाने वाले, खेवटिया माने होता है नाविक, और उस सत्य की नाव को चलाने वाले सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो। अब मैं इस भव माने होता है संसार, अब मैं संसार रूपी सागर से मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर माने होता है चतुर। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो भगवान चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो। हरख हरख माने होता है बच्चों प्रसन्न होकर, जश माने यश, प्रसन्न होकर मीरा जो है प्रभु श्री कृष्ण के गीतों का गान करती है। तो बच्चों इसकी व्याख्या आप एक बार पुनः और पढ़िए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको गृह कार्य भी दे रही हूँ। ये जो 2 पद मैंने आपको पढ़ाए हैं इसकी व्याख्या आपको HW की कॉपी पे करनी भी है, तो दोबारा आप इसको पढ़ लीजिए। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो राम रत्न रूपी जो धन है, जो अमूल्य है, वो किसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है? मेरे सतगुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। कृपा कर अपनायो। उनकी कृपा होने के कारण मैंने उस राम रत्न रूपी धन को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो। यद्यपि संसार में मैंने सब कुछ खो दिया है और जन्म जन्म से साधना करने के उपरांत ऐसी पूंजी प्राप्त कर ली है जिसको खर्चे नहीं, जिसको कोई क्या नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता, कोई
चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सब आयु, दिन पर दिन वो जो राम रत्न रूपी धन है, जो राम नाम रूपी पूंजी है, वो और अधिक बढ़ने वाली है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई कहती हैं कि मेरे पास सत्य की नाव है और उस सत्य को की नाव को चलाने वाले स्वयं कौन है? सतगुरु हैं। भव सागर तर आयो, अब मैं इस संसार रूपी सागर से मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गाय, जिनके यश का गान मैं अपने गीतों में प्रसन्न होकर कर रही हूँ। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भी व्याख्या आप कैसे करेंगे? सबसे पहले संकेत डालेंगे, संकेत डालने के बाद क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे? प्रसंग, और प्रसंग के बाद बच्चों क्या करेंगे? आप व्याख्या करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाई है। इसके बाद आप डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य का पहला पॉइंट होगा भाषा। भाषा में आप ब्रज भाषा की लिखेंगे। रस में, इस छंद में भी क्या है? भक्ति रस है। छंद रस कौन सा है? भक्ति रस। और छंद कौन सा है? गेय पद। अलंकार की यदि बात की जाए तो बच्चों राम रतन में अनुप्रास अलंकार है। पर यदि बात की जाए जन्म जन्म, तो जन्म जन्म में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ और एक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद बच्चों शैली में आप लिखोगे गीत शैली, और गुण जो रहेगा वो प्रसाद गुण ही रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे जो मैंने आज आपको HW का कार्य दिया है वो कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Students, in my previous class I discussed the chapter remainder theorem and factor theorem, and I discussed about the factor theorem and the question of factor theorem. Okay, today I will complete this chapter with some questions. The first question is find the values of alpha and beta if x plus 1 and x plus 2 are factors of x cube plus 3x square minus 2 alpha x plus beta. Okay, let's see the solution. Let the polynomial fx is equals to x cube plus 3x square minus 2 alpha x plus beta. Okay, here students, given that x plus 1 and x plus 2 are factors of polynomial. If they are factor, it means x plus 1 is equals to 0, then x is equals to minus 1. Put this value here, we get f minus 1 is equals to minus 1 cube plus 3 minus 1 square minus 2 alpha minus 1 plus beta. Okay, minus 1 cube means this is 1 minus 1 plus 3 minus minus plus 2 alpha plus beta. Should, as we know that if this is a factor of polynomial, it means when we divide the value of f minus 1 is 0, because here this is the x plus 1 is the factor of the polynomial, means value of f minus 1 is 0. Okay, then we get 0 is equals to 2, this is 2 plus 2 alpha plus beta, then 2 alpha plus beta is equals to minus 2, this is equation number 1. Again x plus 2 is equals to 0, then x is equals to minus 2. Okay, now put the value of x is equals to minus 2 here, we get
minus 2 is equals to q plus 3 minus 2 is square minus 2 alpha minus 2 plus beta. Okay. Now students, here cube of 3 is minus 8 plus this is 4. 4 square and the value is this 4, 12 plus 4 alpha minus minus plus 4 alpha plus beta. Again here this is 0, then this is minus plus 4, then 4 alpha plus beta is equals to, this is plus 4, when we change the sign it becomes minus 4. This is, let this equation number 2. Okay, let this equation number 2. And students, on solving equation number 1 and 2, when we solve equation 1 and 2, on solving equation 1 and 2, okay, then this is 4 alpha plus beta is equals to minus 4 and this is 2 alpha plus beta is equals to minus 2, okay, then it becomes, on subtracting, as we know that sign will be changed, it becomes 2 alpha and this is plus, then minus 2, then alpha is equals to minus 2. Minus 2 upon 2 means alpha is equals to, then alpha is equals to minus 1. Okay. Now put the value of alpha in equation number 1, then in equation number 1, then 2 minus 1 plus beta is equals to minus 2. This is minus 2 plus beta is equals to minus 2. Then beta is equals to minus 2 plus 2. Then beta is equals to 0. Okay? And beta is equals to 0. This is your answer. Alpha is equals to minus 1 and beta is equals to 0. Okay students? Now students, we can use the factor theorems in factorizing the polynomial. Okay? Now let's see how can we use the factors theorem in factorizing the polynomial. Firstly, students, we have a polynomial x cube plus 6x square plus 11x plus 6. Okay? Here the constant term is 6. Then what is the factor of the constant term 6? Is 1, 2, 3 and 6. Okay? Then its factors are constant term. Okay, of constant term is plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and plus minus 6. These are the factors of the constant term 6. Okay. Then in this case we check, firstly we put the value, actually let here, firstly let the polynomial, let polynomial fx is equals to x cube plus 6x square plus 11x plus 6. Okay. Now students, here the constant term is 16. Then the constant term is 6. Then its factors are plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 and plus minus 6. Okay? The factors of the constant terms are this. Then here we check, firstly we put the value of x is plus 1, then minus 1,
1 by 1 we put the value. If we get 0, f1 is equals to 0, f minus 1 is equals to 0, then we can say that the number is factors. Okay, let's see. Firstly, x is equals to 1. Okay, in equation number 1, we get f1 is equals to 1 cube plus 6 1 square plus 11 into 1 plus 6. Means this is 1 plus 6 plus 11 plus 6, which is not equal to 0. If we add the numbers, we never get the 0. Okay, then we can say that here x minus 1 is not a factor of polynomial. Okay, again put x is equals to minus 1, then f minus 1, we get minus 1 whole cube plus 6 into minus 1 square plus 11 into minus 1 plus 6. Then minus 1 is, this is 1 minus 1 plus 6 minus 11 plus 6. Student, this is plus 6 means 12 minus 12, which is equal to 0, means f minus 1 is 0. Then if we get f minus factor is 0, then we can say that if we change the side, x plus 1 is the factor of polynomial fx. Okay, similarly again we check the f plus 2. Okay, and now check, put the value of x is equals to 2, then in this case we get okay students, here check x is equals to 2. If we put fx f2, then we get this is 2 cube plus 6 2 square plus 11 into 2 plus 6. Actually this is never is equals to 0. Then here we can say that x minus 2 is not a factor of the polynomial. Now put x is equals to minus 2, then f minus 2, then minus 2 cube plus 6 minus 2 square plus 11 into minus 2 plus 6. Then we get minus 8 plus this is 4. 4 6 are 24 minus 22 plus 6. Okay. Then this is when we add, we get minus 30 and plus 30, which is equal to 0. Then we can say that x plus 2 is a factor of fx. Okay, factor of fx. Similarly, again we put x is equals to 3. When we put x is equals to 3, we never get f3 is equals to 0. Okay. Now put x is equals to minus 3. Then f minus 3 is equals to minus 3 cube of minus 3 is minus 27. Okay. Minus 3 square is 9 and 9 6 are 54 plus 54. Here minus 3, this is minus 33 and this is plus 6. When we solve it, this is 0 and this is 3, 6 minus 60 plus 60. Then we get f minus 3 is 0. If f minus 3 is 0, then here students we can say that x plus 3, x plus 3 is the another factor of polynomial fx. Here the highest
plus 2 and x plus 3. Okay, but students, this is very long method to find the factors of a polynomial. Then let's see how we solve the next question. The question is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Then factorize this polynomial. Here the given that x plus 2 is its factor. Okay. Now students, if x plus 1 is the factor, actually if it is a factor of this, then it means if we divide this polynomial by x plus 2, we get remainder as 0. Okay. Now divide it, x plus 2, x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Okay. Then here we take x square, it becomes x cube plus 2x square. Okay. Then this is 13 minus 2 is 11x square plus 32x. Again we take 11x. Then it is 11x square plus 22x. This is minus minus. Okay. Here we get 10x plus 20. Again multiply by 10. Then this is 10x plus 20. On subtraction we get 0. Okay. Now here we get quotient x square plus 11x plus 10. Okay. Now factorize it, x square plus 11x plus 10. When we factorize it, we get x square plus 10x plus x plus 10. Okay. 10x plus x is 11x and 10x into x is 10x square. Then x square plus, after taking common x, we get x plus 10. Here we take common 1, we get x plus 10. Then x plus 10 and x plus 1. Okay. Hence x plus 1, x plus 2 and x plus 10 are the factors of polynomial fx. Okay. Of 3 of x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Okay. Now students, this is the method where we use the division, long division method. Okay. With the help of this method, we can easily find the factors of any of the polynomial. Okay. Firstly, we find the one factor. If this factor is not given, अगर ये ना दिया होता तो हम क्या करते? तो हम फाइंड करते. एक फैक्टर हमें फाइंड करना होता. कैसे फाइंड करते? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी की तरह से. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज 20. इफ देन द फैक्टर ऑफ 20 इज +1 -1 +-2 +-4 +-5 +-10 एंड +-20. स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट से. पहले आप x = 1 रखेंगे, देन -1. जिसमें आपको 0 मिल जाएगा वो उसका फैक्टर होगा. एंड देन आप डिवाइड करेंगे इसी से. यहाँ पे हमें गिवन था इसलिए हमने इसको दिया डायरेक्ट. ओके. डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा ऑलवेज उसका फैक्टर होगा. ऐसा नहीं होगा कि उसका फैक्टर नहीं होगा. फैक्टर फाइंड करिए. वन फैक्टर ये था, दो फैक्टर आपने और फाइंड कर लिए. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group Institution. It's my second video of the chapter, the drainage.
In my previous video, I had already explained the drainage system of India. हमने डिवाइड किया था 2 पार्ट्स में, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें कि हिमालयन रिवर्स मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी। हिमालयन रिवर्स जो कि 3 पार्ट्स में थी, इंडस रिवर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरीज भी थी। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, पेनिनसुलर पोर्शन जो होता है वो ये पोर्शन होता है जो हमारा साउथ पोर्शन है इंडिया का। और पेनिनसुलर्स में कौन कौन सी रिवर्स आती है? नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये मेन रिवर्स हैं जिन्हें हम सदर्न रिवर्स भी बोलते हैं। कल मैंने बताया था कि जो हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सदर्न रिवर्स भी कहलाती हैं, इनको हम लोग सदर्न रिवर्स भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा। नर्मदा रिवर को मैंने लिखा है कि ये एमपी और गुजरात में होती है और फॉल्स इन अरेबियन सी। ये देखिए, ये जो हमारी ओरिजिनेट होती है ये हमारा एमपी का पोर्शन है। हम नर्मदा रिवर को यहाँ पर दिखाएंगे, ये हमारा एमपी है और ये हमारी नर्मदा रिवर है। तो ये नर्मदा रिवर जो होती है वो एमपी से निकलती है, गुजरात से होती हुई एमपी और गुजरात में, मतलब पहले एमपी से, फिर उसके बाद गुजरात, एंड देन ये गुजरात से होती हुई अरेबियन सी में ये फॉल्स कर जाती है और ये इरिगेट करती है बहुत सारे पोर्शन को, जिसमें एमपी है, गुजरात है और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का भी है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से भी होती हुई जाती है। तो वहां पे ये इरिगेशन में बहुत हेल्प करती है। वहां के जो है वो जितने भी जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये होगी हमारी नर्मदा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज तापी। तापी इज द पैरेलल टू नर्मदा। ये भी हमारी तापी रिवर है जो कि नर्मदा की पैरेलल है, नर्मदा के बराबर है, बट ये जो है वो नर्मदा से स्मॉलर है। तापी जो है वो उतनी जो है वो लॉन्ग नहीं है जितनी की नर्मदा है। सो ये भी एमपी से ओरिजिनेट होती है और पैरेलल टू नर्मदा है और उससे स्मॉलर है। ठीक है, एंड द थर्ड इज महानदी। महानदी ओरिजिनेट्स छत्तीसगढ़। महानदी जो है हमारी, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ से ओरिजिनेट होती हुई ये हमारी उड़ीसा में जाती है और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में फॉल्स कर जाती है। तो ये हमारी हो गई महानदी। महानदी, ठीक है, originates from छत्तीसगढ़ एंड पासिंग थ्रू उड़ीसा एंड फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। और ये इरिगेट करती है, जो हमारी जो महानदी है ये कुछ जो है वो स्टेट्स में इरिगेशन में हेल्प करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा और कुछ पोर्शन महाराष्ट्र का भी है, जो कि ये इरिगेशन में बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। एंड द नेक्स्ट इज गोदावरी। अब देखिए, गोदावरी राइजेस इन महाराष्ट्र। ये हमारा गोदावरी में जो नासिक है, यहाँ से हमारी गोदावरी जो है वो निकलती है और ये देखिए आंध्र प्रदेश से होते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल में फॉल्स करती है। इसे हम बोलते हैं गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी राइजेस इन महाराष्ट्र के नासिक से फॉल्स होती है बे ऑफ बंगाल में, और ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये देखिए हमारा यहाँ पर महाराष्ट्र का पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन उड़ीसा भी यहाँ पे टच करता है और उसके बाद ये आंध्र प्रदेश को भी छूती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, मतलब फॉल्स हो जाती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है हमारी, जो कि गोदावरी जो है वो बहुत बड़ी रिवर है। कुछ ट्रिब्यूटरीज है जिनके नाम है पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये जो है ये हमारी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा। और ये इतनी लॉन्ग रिवर है कि इसको हम दक्षिण की गंगा, जैसे हमारी गंगा नॉर्थ में है तो उसको हम लोग नॉर्थ गंगा बोलते हैं, यह नॉर्थ की सबसे लॉन्ग रिवर में आती है। वैसे ही हम गोदावरी को दक्षिण गंगा, गोदावरी हमारी दक्षिण गंगा के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। इसे हम दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज कृष्णा। कृष्णा जो है वो राइजिंग फ्रॉम द महाबलेश्वर एंड फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। जो कृष्णा रिवर है वो भी हमारी महाबलेश्वर से, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से ये हमारी यहाँ पर भी, इसको भी हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश से होते हुए ये भी हमारी बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, फॉल्स करती है। तो दिस इज कृष्णा। ठीक है, एंड देयर आर मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ आल्सो कृष्णा। कृष्णा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा, जो कि बहुत बड़ी रिवर है। इसके साथ कोयना, फिर घाट प्रभा, मुसी और भीमा। ये जितनी भी मैंने नाम लिए, आई अगेन एक्सप्लेन यू। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी
और भीमा, ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये सब कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल्स हो जाती है। ये भी हमारी जो है वो पेनिनसुलर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल है इरिगेशन के लिए। एंड द लास्ट इज कावेरी। कावेरी राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स क्या होते हैं? ये हमने हमेशा बताया आपको, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वेस्ट है, इसका मतलब ये वेस्टर्न घाट्स हैं। तो ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है कावेरी, और ये देखिए यहाँ से होते हुए ये भी हमारी बे ऑफ बंगाल में होती है। तो वेस्टर्न घाट से इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में फॉल्स कर जाती है, जो कि ये हमारी कावेरी है। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये छोटा सा पोर्शन निकला हुआ, और ये भी जो इरिगेशन करती है वो केरला और जो है कुछ पोर्शन कर्नाटका का भी और कुछ पोर्शन तमिलनाडु का भी, उसको भी वहां पर भी ये इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और इसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर सकती है। ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरीके से नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जितनी भी रिवर्स हैं, इनमें से जो नर्मदा और तापी है ये बे ऑफ बंगाल में फॉल्स करती हैं, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो भी रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, जिन्हें हम सदर्न मोस्ट रिवर भी बोलते हैं, ये सब हमारी बे ऑफ बंगाल में फॉल्स करती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में अगर फॉल्स करने में हम देखें तो नदर्न पोर्शन की हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है, और इसी के साथ साथ सदर्न मोस्ट की महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में फॉल्स हो रही है। तो अब हम ड्रेनेज का मतलब हमने जो आपको बताया कि कोई भी रिवर वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कहाँ से होते हुए वो कहाँ पर जाके वो फॉल्स कर जाती है, या वहाँ कहाँ जाकर वो सी से या ओशन से जाकर मिल जाती है। तो इसको हम लोग उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, जो कि हमने इंडिया में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट हिमालयन पढ़ा, फिर हमने पेनिनसुलर पढ़ा। हिमालय में हमारी इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर, जिसका मैंने ड्रेनेज सिस्टम आपको बताया था, जिसमें इंदस जो कि हमारी नदन की जो है वो रिवर है, जो यहाँ जो है मानसरोवर लेक से निकलती हुई, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं, मानसरोवर से निकलती हुई और ये पाकिस्तान से होती हुई ये हमारी अरेबियन सी में जाती है। इसी के साथ साथ हमारी जो है वो गंगा रिवर जो है वो गंगोत्री से निकलती है इस तरीके से, और ये हमारी देखिए बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर इसको हम लोग क्या नाम हो जाता है? पद्मा नाम हो जाता है। ऐसे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ये देखिए हमारी मानसरोवर लेक है, यहाँ से हमारी इंदस ओरिजिनेट हुई है, और इसी के पास से यहाँ पे तिब्बत के पास से ये हम ब्रह्मपुत्रा का दिखाते हैं। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में इंटर करती है, और ये इंडिया में ये बांग्लादेश और असम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से होते हुए और ये बांग्लादेश में आ जाती है। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, यहाँ पर इसको स्वांगपो बोलते हैं, और जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो यहाँ पर आके इसका नाम जमुना हो जाता है, इसको हम जमुना बोलते हैं। और यहाँ से ये गंगा आ रही है, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर यहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये भी बे ऑफ बंगाल में फॉल्स कर जाती है। तो हमारी तीन रिवर्स थी, इंदस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा जो नदन थी, और नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, जो कि हमारी जो है सदर्न मोस्ट रिवर है, जिन्हें हम पेनिनसुलर रिवर भी बोलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।